क्या सच में स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है? स्पेकुलेशन को द्रौपदी का श्राप है। जो भी सट्टा मारेगा उसको नुकसान ही लगेगा। के वीडियोस में बहुत बार हमने आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आईपीओ ट्रेडिंग के बारे में, तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा बताइए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आईपीओ लगाइए, बेचिए, आईपीओ लगाइए, बेचिए और कंसिस्टेंटली उतना रिटर्न जनरेट कर सकता है जितना सेंसेक्स या निफ्टी ने दिया है। तो आईपीओ में जब भी हम देखते हैं यार, फॉर्म तो फिल करते हैं हर जगह पर, वो उसका पे भी कर देते हैं, लेकिन यार आईपीओ लगता नहीं है। आईपीओ लगता नहीं है। आप तो ही ये पॉसिबल होगा कि आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बड़े कौन सी मार्केट बुलिश है, कैसे पता करें? किसी भी कंट्री की जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए, वो आप उसका स्टॉक मार्केट का रिटर्न होगा। क्या करना चाहिए? क्या हाई होगा तभी खरीदें या लो की वेट करें? बाई हाई सेल हायर, इस थ्योरी को यूज करना है, न कि बॉटम पे बाई करो, नीचे बाई करो, ऊपर बेचो। ये बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्टॉक मार्केट को यूज करके पैसा कमाना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बहुत सारे लोग अपना ज्ञान बांटते रहते हैं कि भाई ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, वहां इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो। बट इन्होंने आज के डिस्कशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बताया है आईपीओ इन्वेस्टिंग का। कैसे आईपीओ लग सकता है, कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें पहले देखनी चाहिए और शॉर्ट तरीके से इस टेक्निक से आप पैसा कैसे कमा सकते हो। इन सारी ही चीजों के बारे में आज के पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है कि भाई स्टॉक मार्केट को यूज करके मुझे पैसे कमाना है और पर्टिकुलरली मेरी साइकोलॉजी और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर अगर आपको लर्निंग चाहिए, तो मेरे भाई आज का पॉडकास्ट आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। आपकी बुक्स और पेन लेके बैठना, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, एक बार चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अभी जस्ट एनालिटिक्स चेक कर रहा था और पता चला कि सिर्फ 25-26% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। वैल्यूएबल लगता है ये कंटेंट, आपको इन्फॉर्मेशन सीखने मिलती है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। और हमें इस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे गेस्ट को लाने में बहुत ही आसानी होती है। तो मेरे भाई, अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है ऐसे डिस्कशन से, तो सब्सक्राइब कर लो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को बुलाने में हमें मदद मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इनटू द डिस्कशन। पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। इट्स माई प्लेजर ऑल्सो कि आपने इनवाइट किया, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी इतनी एनर्जेटिक ऑडियंस है जो वास्तव में इस बारे में जानना चाहती है कि हिस्ट्री उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आज का और फ्यूचर का इंपॉर्टेंस है। 100% सर। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो एकदम नॉर्मल पहले तो डिस्कशन से चालू करते हैं। आज बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि यार मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है। इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, देर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो शायद अपनी लाइफ शोकेस करते हैं कि यार मेरे ये घर है, मेरा ये गाड़ी है, मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, वहाँ पर इन्वेस्ट किया। लेकिन सच मायने में आपने इतने सालों में क्या ऑब्जर्व किया है? क्या सच में स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है? देखिए, स्टॉक मार्केट कोई भी एसेट क्लास हो, यदि वो बुलिश है तो पैसा तो बनेगा। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, गोल्ड सिल्वर हो या रियल एस्टेट हो, तो पैसा तो वही बनता है जिसमें जो ऑलरेडी बुल फेज में हो, तो पैसा तो बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वैसे नहीं बनेगा जैसा लोग कमाना चाहते हैं। क्या स्पेकुलेट करके पैसा बनता है? मुझे नहीं लगता कि स्पेकुलेट करके कोई पैसा बना पाएगा। रीजन साफ है, स्पेकुलेशन को द्रौपदी का श्राप है। वो ये कहती है कि जो भी सट्टा मारेगा उसको नुकसान ही लगेगा। तो स्पेकुलेशन करना छोड़िए और रियल इन्वेस्टर बनिए, आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं। सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए, स्पेकुलेशन मतलब क्या? स्पेकुलेशन मतलब, यदि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, तो आप और उससे आप पैसा अर्न करते हैं, तो वो तो हो गया इन्वेस्टमेंट। हाँ। लेकिन यदि आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बस बेट लगा रहे हैं कि ये 7 अप जिस तरह से बेट लगाया जाता है, तो आपको पता नहीं क्या आएगा। करेक्ट। लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ 7 अप 7 डाउन नहीं है। यदि हम सिर्फ प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हम उसके पीछे की कंपनी को देख रहे हैं, इकोनॉमी को देख रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि हम वास्तव में इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस हो गया। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो मेजर करने के लिए तो ऐसे बहुत सारे तरीके आते हैं, लेकिन कभी भी अगर हम किसी पेरेंट्स के साथ बात करें, मतलब स्टॉक मार्केट की जब भी बात आती है, तो हमेशा हर पेरेंट का यही रहता है कि बेटा स्टॉक मार्केट में मत जाए यार, वहाँ पर तो सट्टा होता है, मतलब वहाँ पर तो लोग गैम्बलिंग करते हैं। आपने इतनी सारी चीज़ें देखी है, आपको क्या लगता है ये सच में गैम्बलिंग है? और अगर नहीं, तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, सिंपल सी बात है। मेरे पापा ये कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लो, लेकिन प्रॉपर्टी में मत लगाओ। रीजन क्लियर है कि उनका एक्सपीरियंस प्रॉपर्टी में अच्छा नहीं है,
क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। किस तरह की क्वालिटी ऑफ पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डीलिंग उतनी फेयर नहीं होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हर चीज़ इस बाजार में ट्रेड हो रही है, तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट कंपैरेटिवली उनको अच्छा लगता है। आखिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं? यदि आप लोगों के पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में मत जाइए, कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस वैसा रहा होगा कि यार स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, या उनको हर्षद मेहता के टाइम पे नुकसान लगा होगा। यही एक रीजन है कि वो कह सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, यदि आपको कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, यू कैन नॉट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, तो ये मान के चलिए कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक पैसा नहीं कमाया है, या उन्होंने अभी तक स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया है, तो इसलिए आप भी नहीं कमा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कमा सकते। आप उनकी बात सुनिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है। यदि उनको आप सुनेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर जगह पे जा पाएंगे। अगेन एक ही बात कहूँगा, जो एसेट क्लास बुलिश है उसमें आप पैसा कमा सकते हैं। बस आपको इन्वेस्टमेंट ही तो करना है, बचा क्या है। तो करेक्ट। इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करें। एब्सोल्युटली। तो सर कौन सी मार्केट बुलिश है, कैसे पता करें? ये डिपेंड करता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसी कर रही है, हम्म, और स्टॉक मार्केट या किसी भी कंट्री के इंडेक्स कैसा कर रहा है। इस बात में आप सिंपल सा आप ये देख सकते हैं, किसी भी कंट्री की जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जोड़ लीजिए, वो आप उसका स्टॉक मार्केट का रिटर्न होगा। तो आप जीडीपी किसी और भी इन्फ्लेशन। जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, अब आप किसी भी कंट्री का ये दोनों डेटा जोड़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट वहां क्या रिटर्न देने वाला है। जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो इंडिया की जीडीपी क्या है? 6-7%। इन्फ्लेशन कितना है? 6-7%। तो 7 और 7 14%, यानी कि हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने इतना रिटर्न दिया है और आगे भी देगा। अब आपको लगता है कि यहाँ पे जीडीपी कम होने वाली है, तो समझ लीजिए रिटर्न कम हो जाएगा। आपको लगता है जीडीपी 7 की जगह 9 हो सकती है, तो इसका मतलब कि 9% प्लस इन्फ्लेशन कितना होगा? हम अमूमन मानते हैं 6-7%। तो ये रिटर्न फ्यूचर में आता रहेगा, ये मान के चलिएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है किसी भी वर्ड के बाजार के इंडेक्स को या बाजार को नापने का, कि आप जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन कर लीजिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर ये इतनी सारी चीज़ें इजीली तो हम हमारे बहुत सारे डिस्कशन में लेते ही हैं, मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स आए हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि यार ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, नंबर्स क्या है। लेकिन फिर भी मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि बहुत सारे लोग नहीं बना पाते पैसा। सब कुछ पता है कि हाँ यार यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते नहीं है, होता नहीं है। ऐसा क्यों? आप एक बात मान के चलिएगा, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या जो अपने सेगमेंट में अथॉरिटी हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, और यदि डॉक्टर हैं तो जो उन्होंने कहा वो उनके फील्ड में अथॉरिटी मान रहे हैं, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा विचार होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। पैसा नहीं बनाने का बहुत बड़ा रीजन है कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 1979 में इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स 100 था, आज 80,000 है। पैसा तो बना है, करेक्ट। लेकिन इन्वेस्टर ने पैसा नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि वो कभी एग्जिट करने की सोचता है, कभी एंट्री करने की सोचता है, और उस एग्जिट एंट्री में वो इंपॉर्टेंट डेज वो छोड़ देता है जहां बाजार ने पैसा दिया है। यदि सपोज 10 और 20 दिन यदि छोड़ दें आप, तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को हाफ कर दिया। तो इमोशंस जिस कारण से हम बाजार में एग्जिट या एंट्री करते हैं, या फिर हम बाजार से स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट को सिखाया नहीं जा सकता है, मार्केट से सीखा जा सकता है। मार्केट को टीच नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे सीख ही सकते हैं आप लोग। बस ये ध्यान रखें कि एंट्री और एग्जिट की जगह आप बाजार में बने रहें। यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग ऑफ द मार्केट। मार्केट को टाइम करने की जगह मार्केट में टाइम स्पेंड करना ज्यादा जरूरी है। तो यदि आप बाजार में टाइम स्पेंड करेंगे तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन का रिटर्न आपको आएगा। 100% मिलेगा। सर आपकी बातों से मुझे 100% गारंटी है कि आपने बहुत अच्छा खासा टाइम स्टॉक मार्केट में दिया हुआ है। इनफैक्ट अभी हमारे डिस्कशन के पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि कैसे आप मुंबई आए और यहाँ के मार्केट के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें बताई। मैं थोड़ा सा जानता हूँ कि आप चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था। मतलब आज तो चलो सब लोग डीमैट ओपन कर रहे हैं, फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें ट्रेडिंग होती है, लेकिन पहले क्या करते थे और अभी क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए, जब हम 89, 90, 91, 92 में स्टॉक मार्केट में आया करते थे, तो हम बॉम्बे में आया करते थे, ट्रेन से उतरा करते थे, कालवा देवी में रुका करते थे, होटल आदर्श हुआ करती थी, वहां रुका करते थे, और सुबह सुबह 10 से 12 बाजार खुलता था, बाजार में पहुंचते थे, ब्रोकर क्या पहुंचते थे,
फिरोजी जीजोभाई टावर, वहाँ ब्रोकर की एक टेबल हुआ करती थी। हम चूंकि एसोसिएट थे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी, वहाँ एक पास बनता था, टावर में एंट्री करते थे, ब्रोकर के यहाँ पहुँचते थे। और जब टावर में एंट्री करते थे, आप ये मान के चलिएगा, जो वाइब्रेशंस थी, जो रश था, जो जो फीलिंग्स आती थी, ऐसा लगता था कि हम बहुत सुप्रीम है। और यहाँ तक वहाँ डोसा वाले का डोसा खाया करते थे, और न सिर्फ डोसा बल्कि वहाँ पर द्वारका रेस्टोरेंट में जाया करते थे। वहाँ वहाँ भी जब बैठते थे सब लोग स्टॉक मार्केट की बात किया करते थे। कोई एचएम की बात करता था, कोई धीरू भाई अंबानी की बात करते थे, और कोई मनु माणक की बात किया करते थे। यहाँ तक कि जब पान खाने जाते थे तो लगाने की स्पीड से हम देख लेते थे कि बाजार कैसा है। वो खुद बता देता था कि बाजार में आज रिलायंस तेज है या टिस्को मंदा है। तो वो जो वाइब्रेशन थी ना, आज जब हम वहाँ जाते हैं वो वाइब्रेशन नहीं मिलती है, क्योंकि वो गलियां खाली नजर आती है। वहाँ वास्तव में वो जो टाइम था ना, हम जब एक्सपीरियंस हम देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में वो जज्बा जो था वो आज तक भी नहीं आया है। जबकि मार्केट उस समय से कई मल्टी बेगर हो चुका है, बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन वैसा मार्केट अभी नहीं है। उतना इन्वॉल्वमेंट जो लोगों का था उस समय, वो शायद अभी नहीं आया है। लेकिन लगता है कि धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और लोगों में एंथुजियाज्म जो है वो बाजार के बारे में और भी बढ़ता रहेगा। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सर, आपने इतनी सारी जर्नी देखी है, मतलब आप, आई थिंक अभी आपकी बातों से पता चला कि हर्षद मेहता के टाइम पे भी आप थे, केतन पारीक के टाइम पे भी आप थे, आपने वो 2008 का क्राइसिस भी देखा, कोविड का भी देखा। हर बार जितने भी क्राइसिस आते हैं मार्केट डाउन जाता है, फिर वापस से अप चला जाता है। मतलब मार्केट में सारी चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स के मन में हमें हमेशा वही वही रहता है कि यार नहीं यार, अभी तो हर हर बार ऐसा लगता है कि यार बस अभी इतना डाउन चला गया ना, अभी तो मार्केट खत्म ही हो जाएगा, सब कुछ बंद ही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है और ऐसे टाइम पे करना क्या चाहिए? देखो, एक सिंपल सी बात है, वी आर ह्यूमन, इमोशनल है हम लोग। और ये होना हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये कि हम इमोशनल है। यदि हम इमोशनल नहीं होंगे तो ये मान के चलिएगा कि हम क्या है, हम रोबोट है। तो इमोशन होना तो अच्छी बात है, और इसीलिए हम ह्यूमन है। 1629 ट्यूलिप बल्ब मानिया, जरा सोचिए, उस समय भी ह्यूमन इमोशन वैसे ही थे, जब ऐसा लगता था कि पूरे वर्ल्ड में ट्यूलिप बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो उस समय जो मैडनेस हुई थी, जरा सोचिए, वो मैडनेस हमने 1992 में भी देखी, 1929 यानी कि द ग्रेट डिप्रेशन में भी हमने वो मैडनेस देखी। तो इसका मतलब 1629 में, 1929 में, 2000 में, 1992 में, इंदिरा गांधी के टाइम पर, हर टाइम पर हमने इमोशंस तो वही देखे, क्योंकि ह्यूमन बदलता है, इमोशन कभी नहीं बदलते। और हम ग्रीड, होप एंड फियर जो उस समय था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस हमें करना ही क्या है कि हमें रूल्स बनाने हैं स्टॉक मार्केट में कि क्या चीज स्टॉक मार्केट में वर्क करती है और क्या वर्क नहीं करती है। यदि हमें प्रोसेस बना लेंगे कि इन्वेस्टिंग का हमारा ये प्रोसेस है और उसको फॉलो करेंगे, तो शायद हम अपने इमोशंस को ओवरकम कर पाएंगे। और अदरवाइज इमोशनल होना तो लाजमी है, और यही रीजन है कि हम ह्यूमन है। एब्सोल्युटली। तो सर वो क्या प्रोसेस होना चाहिए? मतलब अगर सपोज करो, मैं मानता हूँ कि 2026 में भगवान ना करे वापस से ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया और वापस से हमें मौका मिला इन्वेस्ट करने का, तो एक रिटेल इन्वेस्टर का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? इन्वेस्टर को पहले ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। यदि वो हिस्ट्री को पढ़ ले तो वो जान सकता है कि बाजार कैसा परफॉर्म करता है और किस समय ह्यूमन के रिएक्शन कैसे होते हैं। वॉरेन बफेट साहब जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका सबसे फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मैं पूछना चाहता हूँ, ये अदर्स कौन है? अदर्स मतलब मैं तो नहीं हूं ना, आप लोग। और आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे कि मैं अदर्स। तो इसका मतलब कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो अदर में ही हूं, और यहाँ इस अदर से बाहर आना है हमें। अदर मतलब क्या हुआ? आपको उस फियर में नहीं रहना। लेकिन कैसे नहीं रहेंगे? जब हम उससे ऊपर, सिचुएशन से ऊपर उठकर बाजार को देखते हैं, तो ये मान के चलेगा कि ह्यूमन को ग्रो करना है। यदि ह्यूमन ग्रो करेगा तो बाजार भी बढ़ेगा। और आपको क्या लगता है कि आपकी आने वाली जनरेशन आज के कंपैरिजन में बेटर लाइफस्टाइल जिएगी या पुअर लाइफस्टाइल जिएगी? इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं बाकी टर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि वो आपसे बेटर रहेगी तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट चल रहा है। और यदि आपको ये विश्वास है कि स्टॉक मार्केट चलना है, यदि आपको ये विश्वास है कि स्टॉक मार्केट इंडिया या वर्ल्ड खत्म होने वाला है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आपको विश्वास है कि इंडिया और इंडिया की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसी तरह से ग्रो करती रहेगी, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। ये कन्विक्शन यदि है तो हर बियर फेज आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। रिसेंटली मैं भुज होके आया था, जो 2001 में 26 जनवरी को वहाँ पर कैलेमिटीज हुई थी, जिस कारण से पूरा भुज खत्म हो गया था। लेकिन आज मैं यदि देखता हूँ तो उस भुज के लोगों के, गुजरात के लोगों की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जो डेवलपमेंट भुज ने किया है
वो शायद हम बाकी कंट्रीज में बाकी जगह नहीं कर पाए। क्या रीजन है कि जीरो होने के बाद भी उन्होंने ग्रो किया है। तो हम जो इंसान है ना, हमारी एक ही फितरत है, ग्रो 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 ग्रो। और यही रीजन है कि हम किसी आदि मानव से आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ग्रोथ इज परमानेंट, सेटबैक इज टेम्पररी, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अमेजिंग अमेजिंग। सो सर मुझे फिर अगर 2026 के लिए प्लान करना होता तो क्या सिर्फ मैं इंडिया के ग्रोथ के ऊपर ही इन्वेस्ट करूं या कोई और भी मार्केट्स के बारे में मैं थोड़ा टेस्ट करूं? स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन दो चीज से डिसाइड होती है। नंबर एक अर्निंग और दूसरा सेंटिमेंट। कभी अर्निंग अच्छी होगी, कभी सेंटिमेंट अच्छा होगा, और कभी दोनों अच्छा होगा। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जैसे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, 1150 की इस समय निफ्टी का अर्निंग है। निफ्टी का मतलब निफ्टी की जो भी 50 कंपनीज है उनकी अर्निंग 1150 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 22, लगभग 26,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है। ये 22 क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि ये हमारे सेंटिमेंट को दिखाता है इस समय सेंटिमेंट क्या है। जब किसी कारण से अर्निंग तो सेम ही है और बाजार का सेंटिमेंट खराब होगा, तो ये पी रेशियो टूटकर 12 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। ये सिर्फ सेंटिमेंट है। और यदि सेंटिमेंट अच्छा हुआ तो ये पी रेशियो 30 भी हो सकता है। इसका मतलब बाजार की अर्निंग सेम है, लेकिन सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में बाजार को डिराइव करते हैं या बाजार के लेवल को डिसाइड करते हैं। यदि सेंटिमेंट के कारण बाजार 15 है, तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जब सेंटिमेंट अच्छा होगा तो बाजार 25 पे मिलेगा। तो यह चीज हमें ध्यान रखनी है कि वैल्यूएशन, वॉरेन बफेट साहब बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं कि आप वैल्यूएशन को आपको जज करना है, हिस्ट्री देखिए। हिस्टोरिकली हम देखते हैं तो इंडिया का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12 से लेकर 28 के बीच में नॉर्मली ट्रेड करता है। इस समय हम 22 के आसपास है, मतलब थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन पे है। एवरेज क्या है? 18 मान लेते हैं। 18 से नीचे जब भी मिले तो आप बाई कीजिए, और 28 या 25 के ऊपर जब भी हो तो आप अपने को थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, या ये मान के चलिए कि एसेट एलोकेशन कर लीजिए। तो इस तरह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो को, कि आप किस तरह से नीचे प्राइस पर माल लें और ऊपर पर बेचें। करेक्ट 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 एब्सोल्युटली। सर ये ऐसे बहुत सारे तरीके हमने देखे हैं कि आप ये टाइम पे खरीद लो, वो टाइम पे खरीद लो। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, लोग आए हैं बताएं। कोई बोलता है इंट्राडे ट्रेडिंग करो, कोई बोलता है अलग अलग ऑप्शन ट्रेडिंग करो। लेकिन आपके वीडियोस में बहुत बार हमने आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आईपीओ ट्रेडिंग के बारे में, तो ये एग्जैक्टली क्या है ये थोड़ा बताइए। देखिए, हम जितना भी लिटरेचर पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ज़्यादातर लिटरेचर यूएस का होता है। यूएस का मतलब कि उस यूएस के मार्केट ने पिछले 50-100 साल में ग्रो किया है। और जो भी बेस्ट इन्वेस्टर है, मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर कौन है, तो एक ही नाम आएगा, बफेट साहब का। वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेडर कौन है, तो एक ही नाम आता है, मार्क मिनर्विनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 बार यूएस चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड के बेस्ट एल्गो ट्रेडर्स या क्वांट ट्रेडर कौन है, जिम साइमंस। जरा सोचिए, ये सब यूएस से बिलोंग करते हैं। कभी आपने सोचा कि ये सब सारे बेस्ट जो हैं वो यूएस से ही क्यों हैं? क्या जापान में कोई बेस्ट ट्रेडर नहीं है? क्या जापान का कोई बेस्ट इन्वेस्टर नहीं है? होगा ना। वो क्या है, वो कहाँ है? जापान ने 1989 में यदि 39,000 वहां का इंडेक्स था, और आज यानी कि 2024 तक भी 39,000 था। जरा सोचिए, एक पूरी जनरेशन निकल गई जो ये एक्सपीरियंस लेके बैठी है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। किसी जापानीज को कहिए स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, क्या कहेगा वो? कैसी बातें कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है क्या? तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि क्या वहां का कोई बेस्ट इन्वेस्टर नहीं है क्या? यदि वहां का कोई बेस्ट इन्वेस्टर है जिसने 7% भी रिटर्न दिया हो या 5% भी रिटर्न दिया हो, हम उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ बाजार में रिटर्न नहीं आएगा? हो सकता है ना ऐसा। तो क्या होगा? तो इसी तरह से हमने ये जाना कि राजस्थान में या इंडिया में गुजराती लोग पैसा कैसे कमाते हैं। करेक्ट। वो करते हैं आईपीओ इन्वेस्टिंग। ये आईपीओ इन्वेस्टर क्या होता है? आईपीओ इन्वेस्टर, अच्छा, ये वर्ड हमें कहीं भी किसी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। रीजन साफ है कि यूएस में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है और हमने पढ़ा नहीं। और यहाँ इंडिया में जो ये काम यूज कर रहे हैं, वो लोग आपको आके बताएंगे नहीं कि मैं पैसा कैसे कमा रहा हूँ। लास्ट काम वो करेंगे, वो आपके बताएंगे कि आप मैं पैसा आईपीओ इन्वेस्टिंग से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाने बिजी है। कोई भी बुक वॉरेन बफेट की, कि वॉरेन बफेट की थ्योरी क्या है, वॉरेन बफेट ने नहीं लिखी है, क्योंकि वो तो पैसा कमाने में बिजी है। उनके फॉलोअर्स ने लिखी है कि वॉरेन बफेट पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ इन्वेस्टर नहीं बताएगा कि वो कैसे करता है। आईपीओ इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर जो सिर्फ आईपीओ में लगाता है और बेचता है। यानी कि एक किसान क्या करता है, हर साल खेती करता है, खेती करने के बाद में जो अलॉटमेंट आता है या जो क्रॉप होती है उसको बेच देता है। वो कभी सोचता है क्या कि यार ये इस साल गेहूं में तेजी लगती है, मैं रख लूं,
यदि वो रख लेगा, स्टॉक कर लेगा, तो वो अगली खेती नहीं कर पाएगा, Correct. अगली क्रॉप नहीं कर पाएगा। वो साल में 2 या 3 क्रॉप निकालता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आईपीओ लगाइए, बेचिए, आईपीओ लगाइए, बेचिए। अब आप कहेंगे कि ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो टाटा का इश्यू है, ये अंबानी का इश्यू है। सब अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन क्या सारी चीज आप रख सकते हैं? और यदि आपने पोर्टफोलियो में वो रख लिया तो क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा और आपके पास आईपीओ लगाने के लिए पैसा नहीं बनेगा। एक डेटा दे रहा हूं मैं आपको, इस समय 79,000 कंपनीज आईपीओ रेडी है इंडिया में। चाहे तो आईपीओ लेके आ सकती है। यहां से लेकर 31 मार्च तक 200 आईपीओ आने वाले हैं। 120 आईपीओ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के आने वाले हैं। यानी कि हर दिन, हर ट्रेडिंग डे 2 आईपीओ आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं, 20-30% आपको गेन दे रहे हैं, जरा गेन बुक कीजिए और अपना पैसा काम पे लगाइए। अगेन दूसरे आईपीओ के लिए लगाइए। एक काश्तकार की तरह काम करिए। जो खेती कर रहा है उसको क्या खेती करने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको चाहिए लैंड, जमीन, बिजली, पानी और स्ट्रेटेजी, और कौन सी क्रॉप में लगानी इसकी नॉलेज। एक आईपीओ इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है? एक डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, साथ में नॉलेज कि कौन सा आईपीओ लगाना है और स्ट्रेटेजी की कब बेचना है। तो ये यदि आप एक आम इन्वेस्टर यदि ये करता है, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है और कंसिस्टेंटली उतना रिटर्न जनरेट कर सकता है जितना सेंसेक्स या निफ्टी ने दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ आईपीओ इन्वेस्टर बनिए। बहुत बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। अभी इसमें से मेरे 2 सवाल आते हैं। सबसे पहले तो आईपीओ में जब भी हम देखते हैं यार, फॉर्म तो फिल करते हैं हर जगह पर, वो उसका पे भी कर देते हैं, लेकिन यार आईपीओ लगता नहीं है। तो तो कैसे आईपीओ लगने का कोई ऐसा हैक है, क्या टेक्निक है? आईपीओ लगता नहीं है। यदि आप खेती करेंगे और एक गमले में खेती करेंगे और आप कहते हैं कि मेरे मतलब गेहूं इतना नहीं हुआ कि मेरे साल भर निकल जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप एक आईपीओ लगाते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं, वो भी कभी लगा दिया, कभी नहीं लगाया। यदि आप प्रोफेशनल लगाएंगे तो क्या होगा? जरा सोचिए, हम इंडियन हैं, हिंदू हैं, तो हम इंडियन यदि हैं तो पहली बात तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आपकी इनकम, आपकी वाइफ की इनकम, आपके पापा की, मम्मी की, आपके बच्चों की इनकम, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग मानते हैं। हमें मान के चलते हैं इस बार हमारी फैमिली ने इतना कमाया, तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं मेरे नाम से ही आईपीओ लगाऊंगा? आपके फैमिली में यदि 6 मेंबर्स हैं, आपकी सिबलिंग भी होंगे 10 मेंबर्स हैं, तो उन सबके नाम से आईपीओ एप्लीकेशन लगाइए ना। सबके नाम से 10 डीमेट अकाउंट एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए, तो ही ये पॉसिबल होगा कि आपके अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी प्रोबेबिलिटी? जब 10 लगाएंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ाइए, नंबर ऑफ पैन कार्ड बढ़ाइए। आपके यहाँ टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, इनको सिखाइए कि ये अपना पैसा लगाए, डिसीजन आप लेंगे और किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है और कब बेचना है। कब बेचना वाला डिसीजन आपने लिया, इतने में आपका काम हो गया। तो नंबर ऑफ पैन कार्ड अपने फैमिली में बढ़ाइए, जिससे आपकी अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। यदि कोई इश्यू 10 टाइम होता है और आपकी फैमिली से 10 एप्लीकेशन लग गई, तो एक अलॉटमेंट आएगा ना आपको। करेक्ट। और आप एक लगाएंगे तो फिर तो 10 में से एक में आपकी लॉटरी लगेगी जब लगेगी। करेक्ट। तो अपने फैमिली को बढ़ाइए, फैमिली में बॉन्डिंग बढ़ाइए। ये आईपीओ इन्वेस्टिंग ऐसा तरीका है जो आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ाता है। मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। आपके बुआ जी हैं, है ना? बुआ जी के पास एक और मिठाई का डब्बा लेके जाइए और उनको एक साड़ी लेके जाइए। 2-4 बार जाएंगे तो कहेगा भतीजा मेरा बहुत अच्छा है। जिस दिन बुआ जी का मन ठीक हो, उस दिन का बुआ जी आपका पेन नंबर है, आप यूज नहीं कर रहे हो, मैंने अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, आईपीओ लगाता हूँ, आपके नाम से भी लगा लूं क्या? आप मुझे पैसा दे दो, डिसीजन मैं लूंगा, जो मुझे देना हो आप मुझे दे देना। बुआ जी क्या कहेंगे? बच्चा अच्छा है यार, देखो रोजाना मिठाई लाता है, कर लो। ठीक है, हो गया, एक और अकाउंट हो गया। वो कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है बुआ जी, पैसा तो मैं लगा दूंगा, बस मेरे को तो पेन नंबर चाहिए। आपका एक सेपरेट डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल लेता हूँ और डिसीजन मैं लूंगा, पैसा भी मैं लगा दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर कर लेंगे। बुआ जी खुश। फिर थोड़ा सा तैयारी कीजिए और 1-2 अलॉटमेंट आया, बुआ जी खुश, तो बुआ जी को पटाइए कि फूफा जी का अकाउंट भी खोल लेते हैं। हाँ, करेक्ट। तो इस तरह से 10, 15, 20 एप्लीकेशन यदि आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट आएंगे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये बहुत अच्छा तरीका आपने बता दिया और 100% इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। बिल्कुल ग्रेट। तो अभी इसमें सेकंड डिसीजन आता है कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाएं और सेल करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा? ये यक्ष प्रश्न है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आईपीओ इन्वेस्टिंग करनी क्यों है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें 4 डिसीजन लेने होते हैं। नंबर 1, व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। करेक्ट। ठीक है, और हम जितने डिसीजन लेते हैं उतनी गलती करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्वांट ट्रेडर, जैसा मैंने बताया, जिम साइमंस, इन्होंने 1988-89 से लेकर 2024 तक 66% सालाना रिटर्न जनरेट किया है।
जरा सोचो, जिसने 66% रिटर्न जनरेट किया होगा वो तो 100% राइट ही होता होगा। 66% CAGR, ये वॉरेन बफेट के रिजल्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट है। करेक्ट। यदि ऐसा है तो वो तो 100% सही होते होंगे। आपको क्या लगता है कितने परसेंट राइट होंगे? वो 52% ही राइट है। तो इसका मतलब यदि वो 52% राइट है, एज ए इन्वेस्टर आप और हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर 50% ही राइट होंगे। तो इसका मतलब यदि हमने 4 डिसीजन लेना है, यहां क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितने राइट हैं, क्वेश्चन ये है, यह सबसे बड़ा टास्क ये है कि हाउ मच मनी यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ लिटिल यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। बस यही गेम है। तो हम पहली बात तो 50% रॉन्ग होने वाले हैं, ये हमें मानना होगा। ये हमें 4 डिसीजन लेने हैं, व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। व्हाट टू बाय, यदि आप आईपीओ इन्वेस्टर हैं तो आपको जो आईपीओ आएगा वही लगाना है, ये आपका डिसीजन ऑटोमेटिकली हो गया। इसका मतलब आप गलती की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। दूसरा, हाउ मच टू बाय, भाई आपके पास पैसा कितना है, 15,000 रुपए, 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, जितना पैसा होगा उतना लगाएंगे आप। यदि 10 फैमिली मेंबर के नाम से लगा रहे हो और 15,000 रुपए लगा रहे हो, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए आपके पास है। हाउ मच टू बाय, ये डिसीजन हो गया। व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय, ये भी एक डिसीजन लेना होता है। तो व्हेन टू, जब आईपीओ आएगा तभी तो लगा पाएगा आप, तो ये भी डिसीजन हो गया। तो इसका मतलब कि 3 गलती तो आप नहीं करेंगे, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन एक ही बचता है, व्हेन टू सेल। व्हेन टू सेल में आप किसान को याद कर लो, वो क्या करता है? किसान क्या करता है? जब भी फसल आती है बेचता है। वो ये नहीं देखता है कि अगले साल इसमें तेजी आएगी। बस आपको भी वही करना है। यहां मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा 2 रूल, रूल ऑफ 15 एंड रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 15 क्या कहता है? यदि मेन बोर्ड का आईपीओ है तो लिस्टिंग के 15 मिनट के अंदर अंदर आपको बेचना है। लिस्टिंग के 15 मिनट के अंदर अंदर, लिस्टिंग जैसे जिस दिन लिस्टिंग हो रही है आईपीओ की, उसके 15 मिनट में आपको सेल करना है। किसान क्या करता है भाई? जैसे ही फसल आई, क्रॉप आपके पास आई और मंडी में लेके गया, बेच दिया। आपको भी मंडी में लेके गया, पहले 15 मिनट में बेच देना है, बात खत्म। और अगले आईपीओ देखिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, व्हाट टू बाय, वो पैसा वहां लगा, अगेन वो पैसा वहां लगा दो। एक तो डिसीजन हो गया। दूसरा होगा कि रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि यदि आप एसएमई आईपीओ लगाते हैं तो एसएमई में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। जो आपके व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि इसमें लोट में काम होता है, यानी कि 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसा लोट में काम होता है। तो वहां यदि लिस्टिंग के टाइम पर 15 मिनट में जनरली प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर नहीं हो पाती है और वो शेयर जो लिस्टिंग के बाद में अपर सर्किट या डाउन सर्किट में भी कई बार चलता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस स्टॉक को, इस तरह के स्टॉक को, यानी कि एसएमई स्टॉक्स को हम 5 दिन में बेच लें मैक्सिमम। मेरा कोशिश तो ये रहती है कि फर्स्ट 3 डे में बेच लें। जनरली क्या होता है कि यदि फर्स्ट डे बायर सर्किट में है तो आप तीसरे दिन, 2.5 दिन बाद में, जो 2.5 दिन का फंडा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बेच सकते हैं। तो उसको मैक्सिमम 5 दिन में आपको एग्जिट करना है। यदि आपने ये 2 रूल फॉलो कर लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान होने वाला है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, 90% या 80% इन्वेस्टर रूल तो फॉलो करते हैं यदि लिस्टिंग पॉजिटिव हो तो, और लिस्टिंग नेगेटिव हो तो कहते हैं मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कर लूंगा। बस वो नहीं करना है, बस वो नहीं करना है। यदि आपने ये रूल बिल्कुल फॉलो कर लिए तो आपको एक अच्छा आईपीओ इन्वेस्टर और एक अच्छा रिटर्न लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। करेक्ट, करेक्ट। ये बात 100% सच है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये में खरीदा है और वो 120, 130 हो जाता है तो वो प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, लेकिन अगर 10 रुपये लॉस हो गया फिर भी वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं पकड़ के रखूंगा जब तक ऊपर नहीं आता। मतलब ये कहीं ना कहीं खुद थोड़ी इमोशनल चीज है, इमोशनल चीज़ें हैं। ये मैंने आपके भी एक स्पीच में सर कहीं तो सुना था, आपने भी समझिंग 100 रुपये का कोई शेयर है वो आपने 120 रुपये में सेल कर दिया तो जो आज 200 रुपये का है। तो कभी कभी हर किसी के मन में ऐसा रिग्रेट तो आता ही होगा कि काश मैंने वो स्टॉक को होल्ड कर लिया होता तो आज मेरे पास इतने होते हैं। ये रिग्रेट कहीं ना कहीं फ्यूचर के डिसीजन को बदलने में हेल्प करता है, नहीं करता यार? देखिए सिंपल से हम बात करते हैं कि विप्रो 1979 में यदि आपने 10,000 रुपये लगाया होते तो 500-600 करोड़ रुपए होते, लोग कहते हैं। लेकिन 1979 में आपने विप्रो में ही क्यों लगाया होता पैसा? दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना? विप्रो की फुल फॉर्म पता है आपको? कंपनी की फुल फॉर्म वेस्टर्न इंडिया पाम ऑयल कंपनी लिमिटेड। विप्रो वो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी, उसमें पाम ऑयल कंपनी हुआ करती थी। आप क्यों लगाते उसमें? विप्रो के ऑनर जो अजीम जी प्रेरणा जी थे, उन्होंने टाइम पर अपने आप को नए एवेन्यू में, नए सेक्टर में लेके आए, इसलिए ग्रो कर पाए। लेकिन ये पॉसिबल है क्या? 1993 में यदि आपने इन्फोसिस में पैसा लगाया होता तो आज 35% CAGR रिटर्न आ रहा होता। लेकिन 1995 में इन्फोसिस जैसी 10 कंपनियां थी,
आपने इन्फोसिस में क्यों लगाया होता? आपको सपना आ रहा है। करेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है, कौन सी चीज मल्टीबैगर होगी, या मल्टीबैगर को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मल्टीबैगर क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मल्टीबैगर ने आपको क्या रिटर्न दिया? 20 से 30% रिटर्न दिया है। आप स्विंग ट्रेडिंग करके ऐसा कुछ कर लें कि आपको 20 से 30% रिटर्न आ जाए, आपको मल्टीबैगर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, यदि मैं ये सोचूं कि 1979 में मैं स्टॉक मार्केट में था और मैंने 600 करोड़ मिस कर दिए, तो दोस्तों ये मान के चलें, यदि हमारे बुजुर्ग लोग नहीं मरते तो पूरी सेना हमारी होती। क्या ये पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसको रिग्रेट करना छोड़ें, ये मान लें कि जो आपको मिला है आपकी किस्मत में मिला है। करेक्ट। आप अपने डिसीजन को बेटर करें। मल्टीबैगर नहीं आएगा कभी भी हाथ में, और मल्टीबैगर के चक्कर में या ब्लू चिप के चक्कर में काउची आपके हाथ में रह जाएंगे। करेक्ट। नहीं, एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। इनफैक्ट लाइक मैंने ये भी लोगों को सुना है बहुत बार कि इन्वेस्टर्स हमेशा सोचते कि यार मैं लॉन्ग टर्म रहूँगा, मतलब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज स्टॉक खरीद रहा हूँ, हमेशा उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब रिटर्न 1 साल 2 साल 3 साल वो देखते हैं, रिटर्न नहीं आता है, तो वो मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, वो तब तक राह भी नहीं देखते। तो सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? क्या वो अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा मानते हैं या कुछ और चीज़, डिसिप्लिन, पेशेंस की कमी है? आज हम 2025 लास्ट में है। आज इन्वेस्टर क्या कह रहा है कि उसको लॉन्ग टर्म किस में रहना है, गोल्ड या सिल्वर में? क्या रीजन है? क्या आज से 3 साल पहले कोई गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा था? नहीं। आज वो बात कर रहा है लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री क्या देखी उसने? ये कहलाता है रिसेंसी बायस। ये कह रहा है कि रिसेंटली गोल्ड या सिल्वर, स्पेशली सिल्वर में सब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मुझसे पूछते हैं कि क्या सिल्वर में एसआईपी कर लूं क्या? सर, पिछले 10 साल से आप लोग कहाँ थे? उस समय तो जिस समय रिसेंटली जिस एसेट क्लास से अच्छा रिटर्न दिया होता है, हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। करेक्ट। तो मेरा कहना यह है कि आपको लॉन्ग टर्म यदि विजन बनाना है तो एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना होगा। जिस समय जो अच्छा कर रहा है वो अगले साल अच्छा करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जरा 1 साल पीछे में जाइए आप। ज्यादातर लोग क्या कह रहे थे कि साहब डिफेंस स्टॉक में एसआईपी कर लेते हैं। उससे पीछे जाइए, कोई कह रहा होगा कि बैंकिंग में कर लेते हैं। जरा सोचिए, रिसेंसी बायस से बाहर आइए, अपने पोर्टफोलियो को। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस एसेट क्लास ने 5 से 7 साल तक अंडर परफॉर्म किया हो, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले 5 साल अच्छा करेगा। और जिस एसेट क्लास ने पिछले 5 साल अच्छा किया हो, लोग सब वहीं भाग रहे होंगे। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आप एसआईपी बुक देखते हैं, एमफी का डाटा आता है, एसआईपी बुक आता है कि इस महीने में कौन सा एसेट क्लास में कितना पैसा आया। तो आप देख लीजिए, इस समय सबसे ज्यादा पैसा किस में आ रहा होगा? सिल्वर में आ रहा है। रीजन? तो जो वॉरेन बफेट साहब की हम बात कर रहे थे कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स क्या कर रही है, ये डेटा हमें मिलेगा उसमें। करेक्ट। इसका मतलब कि इस समय अदर्स क्या कर रहे हैं, सब सिल्वर में पैसा डाल रहे हैं। और लास्ट ईयर अदर्स क्या कर रहे थे? डिफेंस सेक्टर फंड में पैसा डाल रहे थे। हमें इस बायस से बाहर आकर अपने पोर्टफोलियो को एसेट एलोकेशन के थ्रू हमें मैनेज करना चाहिए। यदि ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बात हमेशा मान लें, किसी भी एसेट एलोकेशन में आप ये मत मान, जब भी आपको यदि बीमार पड़ते हैं, आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर या लास्ट मंथ मेरे जुकाम हुई थी और मैं डॉक्टर के पास गया, वही इस प्रिस्क्रिप्शन को हम यूज कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 80% केसेस में वो काम नहीं करता है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की दी हुई दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। हम इंटीरियर, आपने इतना बढ़िया स्टूडियो बना रखा है, इंटीरियर ने बनाया है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम सारथी क्यों नहीं ढूंढते हैं? करेक्ट। इसलिए ये मान के चलिएगा कि आप हमेशा एक अच्छा सारथी, एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें और उसके साथ काम करें। वो आपके इमोशन को मैनेज करेगा, वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना नहीं करेगा। अच्छे रिटर्न लाने के लिए आपको एक अच्छा सारथी चाहिए, और अच्छा सारथी वही है जो आपके पोर्टफोलियो की जगह आपके इमोशन को सही टाइम पर मैनेज कर सके। यदि वो मैनेज कर पाएगा तो ही आप एक अच्छे विनर बन के निकलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी सर। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि वो सारथी मिले कहाँ से, मतलब कौन ऐसा एडवाइज़र, कौन ऐसा मेंटर मिले जिसकी बातों पे हम भरोसा करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपना अपना नॉलेज देते हैं। तो क्या सही तरीका है वो सारथी को या मेंटर को पहचानने का? देखिए, ये बहुत बड़ा यक्ष क्वेश्चन है। आप महाभारत को याद कर लीजिए। महाभारत में 2 सारथी थे। 2 सारथी की जगह मैं कहूंगा कृष्ण और दूसरी तरफ दुर्योधन के मामा शकुनी।
दोनों ने अपना गुरु चुना, ठीक है, दोनों ने अपना गुरु चुना, लेकिन जरा सोचिए यदि अच्छा सारथी क्यों जरूरी है, उसको ढूंढने में वो वैसा ही है जैसा आप एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, एक अच्छा एडवाइजर ढूंढते हैं, या एक अच्छा इंटीरियर डेकोरेटर ढूंढते हैं। तो एक अच्छा सारथी कैसे ढूंढना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जरा सोचिए, जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों किसी सारथी के पास यानी कृष्ण के पास गए कि हमें हेल्प कीजिए, तो अर्जुन से कहा गया कि तू मांग ले, किसको मांगता है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे नारायण चाहिए, नर, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। उसके पास दो ऑप्शन थे ना, नारायणी सेना जो उस समय की सबसे बड़ी सेना थी वो ले ले, या कृष्ण को ले ले। उसने कहा मुझे नारायणी सेना नहीं, मैं सहायता मांगने नारायण के पास आया हूं, और उसने नारायण को चुना। जरा सोचिए, युद्ध स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के जस्ट पहले अर्जुन ने अपना गांडीव डाल दिया, और गांडीव डाल के क्या कहा कि यहां सब मेरे मिलने जुलने वाले दोस्त यार रिलेटिव्स हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जरा सोचिए, उस समय यदि ये नारायण यानी कि वो सारथी वो एडवाइजर नहीं होता तो हार तो हो चुकी थी अर्जुन की। करेक्ट। लेकिन उस कृष्ण ने वहां उनसे गांडी उठाया फिर से। ये इंपॉर्टेंस है सारथी की। वरना ये युद्ध यदि नारायणी सेना होती, ये आपका पोर्टफोलियो क्या है? ये नारायणी सेना है, ये आपका पोर्टफोलियो नारायणी सेना है। करेक्ट। लेकिन नारायण नहीं होगा यानी कि सारथी नहीं होगा तो इस पोर्टफोलियो से आप अच्छा रिटर्न नहीं ले सकते। तो मेरा एक सजेशन है आपको कि थोड़े से खर्चे को मत देखिए, एक नारायण को यानी कि एक सारथी को जरूर अपने साथ लीजिए। एब्सोल्युटली सर, किस तरीके से पहचाने की कौन सही है? देखिए, आप एक अच्छा डॉक्टर देखते हैं, एक अच्छा इंटीरियर देखते हैं, एक अच्छे अपने बहुत सारे एडवाइजर देखे हैं, क्या क्वालिटीज देखते हैं, बस वैसी ही कुछ क्वालिटी आपको देखनी होगी। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूं, यदि कोई भी एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाता लेकिन आपका लगाता हूं, तो उससे तो दूर रहिए। जबकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप भी खेलते हो क्या, इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। का नहीं खेलता हूं, तो ठीक है फिर इनको पैसा दे दो। नहीं, जिसको खुद का एक्सपीरियंस नहीं हो उसको तो पैसा नहीं देना, क्योंकि जब इमोशन आएगा उस समय आपको कौन बचाएगा? जो उससे गुजर के निकल चुका होगा ना, वो आपको बता सकता है कि यहां ये मिस्टेक नहीं करनी है। पहली बात तो ये। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज काम करे। इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके पास लाखों डिग्रियां हो सकती है, उसके पास लाखों नॉलेज हो सकती है, लेकिन यदि आपके प्रति फेथफुल नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है। तो सबसे पहले ये देखना है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, क्लाइंट फ्रेंडली है, या खुद के लिए फ्रेंडली है। यदि इन्वेस्टर फ्रेंडली है तो वो आप बहुत जल्दी जज कर पाएंगे। पहली मीटिंग में आप जज कर लेंगे कि वो आपके प्रति ज्यादा सोच रहे हैं या अपने खुद के कमीशन के लिए ज्यादा सोच रहे हैं। Correct. बस इतना सा ध्यान रखना है। बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज जो करेगा वो 99% अच्छा ही करेगा। अमेजिंग अमेजिंग 100% आपने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आपने अब तक हज़ारों लोगों को गाइड किया रहेगा, आपने करोड़ों की वेल्थ खुद ने भी बनाई रहेगी इतने सालों के अंदर। सो मैं जस्ट आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी 2 या 3 या 4 गलतियां हैं जो आपने ज़्यादातर लोगों को देखा है? मतलब जब जब आप किसी को गाइड करते हो, कंसल्ट करते हो, इन्वेस्ट करवाते हो, उनका इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करते हो, क्या चीज़ वो करते हैं जिसके वजह से उनका वेल्थ वापस ग्रो नहीं कर पाता या डाउन हो जाता है? देखिए, यहाँ मैं दो बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड को हम पैसा क्यों दें। म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं देके हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर लेते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, 80% लोगों को मैं कह रहा हूँ कि वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर सकते। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि आप भी अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि उसमें विनर्स ज़्यादा है या लूजर क्या है। यदि आपके पोर्टफोलियो में लूजर ज़्यादा है और विनर कम है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपके पोर्टफोलियो में लूजर्स तो होने ही नहीं चाहिए। यदि कोई स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से नीचे जा चुका है, वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए ना, यदि आपका कोई स्टॉक 25% डाउन हो जाता है, आपको उस स्टॉक में या नेक्स्ट स्टॉक में 8 पर आने के लिए 33% राइज होना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यदि आपका स्टॉक 50% डाउन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टॉक में 100% अर्न करना पड़ेगा। और यदि आप अपने स्टॉक को 90% डाउन होने देते हैं, जरा सोचिए कि आपको 900% गेन करना पड़ेगा, तब जाके आप 8 पर आएंगे। कितने स्टॉक्स में आप अपना पैसा डबल कर पाते हैं? यदि आप अपना पैसा डबल नहीं कर पाते या 900 टाइम नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को या पोर्टफोलियो के किसी स्टॉक को 50% टूटने दें।
जनरली मैं कहता हूँ 8 से 10% से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो नहीं टूटना चाहिए, कोई स्टॉक नहीं टूटना चाहिए। यदि टूट गया तो उसको एग्जिट कर लो। पहली गलती तो ये करते हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि जो विनर होता है उसको तो बेच देते हैं, जो लूजर खरीद देते हैं, तभी लूजर होल्ड करते हैं। ये वैसा ही एग्जाम्पल है। इसका मैं जनरली एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जरा सोचिए कि 2 बच्चे हैं, जिसने एक ने सीए किया है और एक ने ग्रेजुएशन किया है। दोनों की सैलरी लगी, 25,000 की सैलरी पे दोनों स्टार्ट हुए। 1 साल बाद में किसकी सैलरी डबल हो गई होगी? डेफिनेटली सीए की डबल हो गई। ग्रेजुएट जो होगा उसकी शायद 10% 5% बढ़ी होगी। जिसकी डबल हो गई, आप कहेंगे कि यार इसकी सैलरी डबल हो गई, इसको तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और जिसकी सैलरी डबल नहीं हुई है, 10% बढ़ी है, इसको हम होल्ड करते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? उस बच्चे के साथ तो आप बेट किस पे करेंगे? हम बेट करेंगे उस बच्चे के साथ जिसकी सैलरी डबल हुई है, क्योंकि उसकी एजुकेशन लेवल ले रहा है कि वो 10x भी हो सकती है। हम अपने पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं करते हैं। हम उसको रखते हैं जो डबल नहीं हुआ हो और उसको बेच देते हैं जो डबल हुआ हो। यहाँ ये नहीं करना है। और यहाँ एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, शायद लंबा हो गया हो, लेकिन चिंता मत करना। किसी के, आपके दोस्त के 2 बच्चे हैं, एक लायक और दूसरा नालायक। एक लायक, दूसरा नालायक। 6 महीने बाद में एक बार फोन आता है और आपको पता लगता है कि उसने एक बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। वो बच्चा कौन सा होगा? नालायक। नालायक। आप क्या करते हैं? अपने पोर्टफोलियो में जो लायक बच्चा होता है उसको तो बाहर निकाल देते हैं, और नालायक होता है उसको रखते हैं। तो आप ये देख लीजिए, आप बिल्कुल ये देख लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं होना चाहिए जो 10% से ज्यादा डाउन हो। उसको पहले एग्जिट करना है, क्योंकि आप वॉरेन बफेट नहीं है जहां लाखों करोड़ रुपए मैनेज करना है। आप छोटे इन्वेस्टर हैं, 2, 5, 10, 20 लाख, 1-2 करोड़ का पोर्टफोलियो का 1 मिनट में आप बेच सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे किसी स्टॉक को। तो और आपके बेचने से पोर्टफोलियो मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो ये बेनिफिट सिर्फ स्मॉल इन्वेस्टर का है। तो आप एज ए स्मॉल इन्वेस्टर उसको एग्जिट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में विनर्स रखिए, तभी आप एक अच्छे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बन सकते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा बेटर होगा। वो आपकी सेहत, हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए अच्छा होगा। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सिल्वर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लोग हर कोई उधर ही इन्वेस्ट करना चाहता है। ऐसा मार्केट्स में भी बहुत बार होता है। कभी कभी मार्केट एकदम हाई होता है और हम शायद कहीं ना कहीं वेट करते हैं कि नहीं यार, ये स्टॉक में अभी नहीं खरीदना है क्योंकि अभी मार्केट हाई है। जब भी हम राह देखते हैं कि भाई जब भी लो आएगा या ये स्टॉक लो आएगा तभी हम खरीदेंगे, तो क्या करना चाहिए? क्या हाई होगा तभी खरीदें या लो की वेट करें? ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, आपको मैं एक चीज बताता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। वो क्या है कि बाजार में पैसा कमाने का तरीका, कि नीचे में खरीदो, ऊपर में बेच दो। आज तक आप में से किसी को पता नहीं होगा, और ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, नीचे में तो बेचते हैं, ऊपर में खरीदते हैं। ऊपर में खरीदने के बाद में कहते हैं कि नीचे आ गया। कैसा लगा आंसर? ये ऊपर और नीचे कौन बताएगा? कौन बताएगा? सही है। जरा सोचिए, एक तो आप बॉटम बायर बनना बंद करते हैं बाजार में, क्योंकि हमें कोई चीज सस्ते में खरीदनी है। कई लोगों को मैं देखता हूं 52 वीक स्टॉक्स कौन से हैं और उनको बाई करके बैठ जाते हैं। जरा सोचिए, इन्फोसिस को यदि 100 रुपए से 1,000 रुपये होना है, कैसे होगा? वो हमेशा टॉप पे चलेगा। कैसे? 200 होगा, अगेन लाइफ टाइम हाई, 300 लाइफ टाइम हाई, 1000 लाइफ टाइम हाई। और यदि आपने एलिमिनेट कर दिया अपने स्टॉक सेलेक्टिंग क्राइटेरिया में कि मैं लाइफ टाइम हाई को नहीं करूंगा, उसको उससे नीचे बाई करूंगा, तो आपने बेस्ट विनर को तो अपने उस लिस्ट में से हटा दिया। करेक्ट। तो एक बात हमेशा मान लीजिए, बाई हाई सेल हायर, इस थ्योरी को यूज करना है, न कि बॉटम पे बाई करो, नीचे बाई करो, ऊपर पे बेचो। ये बिल्कुल यूजफुल नहीं होगा। हमें रियल विनर यदि चाहिए, रियल ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हो आप, तो हमें टॉप पे खरीदना होगा और उससे नए टॉप पे बेचना होगा। आज कुछ लोग मुझे कहते हैं कि इस समय सेंसेक्स 80,000 है, ये तो बहुत टॉप पर है। मैं कहता हूं कि बॉटम पर है। कहीं कैसे? कि सर आप पास्ट देख रहे हो, मैं फ्यूचर देख रहा हूं। जब आप 10 साल बाद में कहेंगे यार 80,000 बॉटम था, वहां मैंने परचेज नहीं किया। तो इसीलिए ये मान के चलें, आप फ्यूचर देखें और यदि नई न्यू हाई मतलब न्यू स्ट्रेंथ, रीजन आप देखिए, फंडामेंटल रीजन देखिए, सारी चीज देखिए, लेकिन उसको अवॉइड नहीं करना है। ये मेरा पर्सनल मानना है। Amazing. सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपने दे दिया पर्सनली मेरे लिए भी कि बाय हाई सेल हायर। मतलब बहुत लोग लो की राह देखते हैं और लोग कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सेम वे जब भी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ या कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता हूँ, तो स्टॉप कहाँ करना वो नहीं समझता है। तो एक स्टॉप लॉस की भी एक बहुत बड़ी थियरी होती है कि क्या हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने लॉस का बेंचमार्क नहीं रखा तो फिर ऑब्वियसली बात है वो घटते जाएगा।
तो कैसे प्रिडिक्ट करें कि कहाँ रुकना चाहिए? देखो, इसमें 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, या तो डे ट्रेडर्स, या स्विंग ट्रेडर्स, या पोजिशनल ट्रेडर्स। या इन्वेस्टर, जिसे हम पोजिशनल ट्रेडर को मैं इन्वेस्टर मानता हूँ। जो भी आपका टारगेट गेन है, तो आप कहोगे मेरा तो कोई टारगेट था ही नहीं। करेक्ट। पहले तो आप कोई भी सौदा लें उससे पहले टारगेट बनाएं। जो भी टारगेट हो उसका 1/3 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जनरली मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका टारगेट होना चाहिए 20% का, स्टॉप लॉस होना चाहिए 7-8% का। 10% से नीचे तो कोई भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका स्टॉक आपके परचेज प्राइस से 10% डाउन हो जाए, आप उसको एग्जिट कर लीजिए। यदि आपने सिर्फ इस पॉडकास्ट से ये एक रूल फॉलो कर दिया दोस्तों, आपको लाइफ में बाजार में कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए, आपके पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा मंदी नहीं आएगी। तो पहला रूल तो ये हो गया कि 8% से ज्यादा आपके स्टॉक को डाउन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्टॉक गैप डाउन खुला और 12% नीचे खुल गया, आपका पूछेंगे आप क्या करना है। यदि कभी ऐसा हो गया तो ये मान के चलो अर्जेंसी है, अब तो जल्दी है, एग्जिट जल्दी करना है। तो यदि आपने ये रूल फॉलो कर लिया, कभी बड़ा नुकसान नहीं लगेगा। और आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही होगा कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा नुकसान नहीं देखना है। एज ए इन्वेस्टर मैंने ये बात बताई है। यदि ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो अपने हिसाब से 3:1 का टारगेट और स्टॉप लॉस रख लें। बहुत सारे लोग फिर वो उम्मीद में रहते हैं कि अरे यार वो 12% हो गया तो शायद बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, एक काम करते हैं थोड़ा रुक जाते हैं, ऊपर आएगा तभी हम ले लेंगे, वापस 8% 6% आएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलती है। आपने अभी बताया कि ट्रेडर्स 3:1 का रेशियो देखते हैं बहुत बार, तो ये 3:1 रेशियो क्या होता है और क्या करते हैं वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3:1 मैं अक्सर क्यों बोलता हूँ? अक्सर इसलिए बोलता हूँ, जैसा हमने देखा कि बेस्ट ट्रेडर भी 50% ही राइट या रॉन्ग होते हैं, 50% राइट या 50% रॉन्ग। आज तक मुझे ऐसा ट्रेडर नहीं मिला जो 100% रॉन्ग हो जाए। यदि 100% रॉन्ग होता है तो मेरे पास आ जाना, मैं तो उसका ऑपोजिट करने वाला हूँ। ठीक है। यदि आप 50% राइट होंगे, यदि आप 1:2 यूज करते हैं, इसका मतलब कि 20% का टारगेट और 7% का स्टॉप लॉस। आपने 4 ट्रेड ली, उसमें 2 राइट और 2 रॉन्ग होंगे। 2 राइट होंगे तो 20% यानी कि 40% आपने गेन किया, और 2 रॉन्ग हो गए 7 और 7। इसका मतलब कि आपने 14% लूज किया। तो 40 - 14 ये आपका नेट गेन हो गया। Correct. यदि आप क्या हो सकते हैं, आप तो बहुत वर्स्ट ट्रेडर हैं, 2/3 रॉन्ग हो गए, तो 3 ट्रेड में रॉन्ग हो गए और 1 में राइट हो गए। तो क्या होगा, जिसमें राइट हुए उसमें आपने 20% अर्न किया, जिसमें रॉन्ग हुए उसमें 7 7 7 यानी कि 21% लूज किया, लगभग 8 पार निकल जाएंगे। तो इसलिए यदि आप 1/3 भी राइट हो तो भी आप 8 पार निकल सकते हो, इसलिए 1:3 का यूज किया जाता है। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शानदार लर्निंग दे दी, और ये सच में मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मैं कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज कर रहा था कि हाँ यार, मैं भी जो लॉस में होते उनको पहले उनको संभाल के, नालायक को रखते हो। हाँ, जो लॉस में होता है उसे हम रखते हैं और जो विनर रहता है उसको सेल कर देते हैं। करते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी, विद एन एक्सपेक्टेशन कि यार वो फ्यूचर में अच्छा चलेगा, तो उससे पहले निकालने की जरूरत है। सो ग्रेट सर, बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। आई होप आप सभी को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। जो भी सबसे बेस्ट लर्निंग था आज के पॉडकास्ट का, मुझे नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि सबसे बेस्ट आपने क्या 2 या 3 या 4 पॉइंट सीखे। मुझे पर्सनली तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है, और अगर आप चाहते हो कि मैं सर को वापस से बुलाऊं हमारे अगले पॉडकास्ट पे अगले कुछ नए टॉपिक के साथ, तो मुझे वो भी बताइए कि आप क्या चाहते हो, सर के साथ कौन सा टॉपिक पे हम डिस्कशन करें। अगर मैक्सिमम लोगों की कमेंट आई है, टारगेट रखते सर कि अगर 1000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है तो मैं 100% सर पहले से आपको परमिशन ले लेता हूँ, हम फिर से मिलेंगे, एक और पॉडकास्ट धमाकेदार डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ डिस्कशन करने में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लगी मुझे, आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, वो जबरदस्त है। और कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाए, मुझे कुछ पता नहीं था कि आप क्या पूछने वाले हो, लेकिन जो मेरे दिल में आया वो मैंने आपको बोल दिया। यदि कोई गलत बोला हो तो आप उसको काट दीजिएगा यहाँ से। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये लेसन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। एंड भाई, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब से एनालिटिक्स में जाके देख रहा था, सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिलता है ऐसे पॉडकास्ट से, तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाए ऐसे इंपॉर्टेंट गेस्ट को बुलाने के लिए। थैंक यू।